बैठक के लिए जो विधायक हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। पटना में बीजेपी और जेडीयू विधायक दल की अलग अलग बैठक हो रही है। तो दोनों दल यहां पर अब विधायकों के साथ बैठक के लिए पहुंच रहे हैं। बीजेपी की बैठक में 3 केंद्रीय पर्यवेक्षक मौजूद रहेंगे। केशव प्रसाद मौर्य, अर्जुन राम मेघवाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को बीजेपी ने यहां पर पर्यवेक्षक बनाया है। वहीं जेडीयू विधायक दल की जो बैठक हो रही है उसमें नीतीश कुमार को अपना नेता चुना जाएगा। तो अब यहां पर ये बैठकें जो है औपचारिकता मात्र रह गई। हाँ, लेकिन इस बात पर जरूर नजर रहेगी कि किस के खेमे में कौन सा मंत्रालय जाता है। दल की बैठक है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू दोनों दल की बैठक है। 11 बजे जनता दल यू के विधायक दल की बैठक है और 11:30 बजे भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक है। सभी लोग अपने नेता का चयन करके फिर 3:30 बजे बिहार विधानसभा में सेंट्रल हॉल में एनडीए के नेता का चयन करके फिर नीतीश कुमार जी राज्यपाल महोदय के यहां जाएंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो देखिए किस तरह का आज का प्लान रहने वाला है। अब थोड़ी देर में यहाँ पर जेडीयू और बीजेपी के विधायक दलों की बैठक यहाँ पर होनी है। जेडीयू में नीतीश कुमार को नेता यहाँ पर चुना जाएगा। इसी तरह बीजेपी की जो बैठक है वो यहाँ पर होगी। उसके बाद फिर शाम को दोपहर के बाद एनडीए की बैठक होनी है जहाँ पर मुख्यमंत्री चुना जाएगा नीतीश कुमार को और फिर सरकार बनाने का दावा वो यहाँ पर दाखिल करेंगे। और हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पटना से हमारे साथ सोमू और शिवम दोनों जुड़ गए हैं। शिवम, क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि अब सारी नजर जो है वो इस बात पर रहने वाली है कि मंत्रिमंडल जो है वो किसको क्या मिलेगा। उप मुख्यमंत्री जो है वो चेहरे क्या बदले जाएंगे या उन्हें रिपीट किया जाएगा, क्या डिटेल्स इस वक्त मिल रहे हैं? अब बैठकों का दौर भी शुरू हो रहा है। जी, बता दूं कि बीजेपी मैं इस वक्त बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हूं और यहां पर कुछ देर में बीजेपी विधायक दल की जो बैठक है वो शुरू होगी। इस बैठक में तमाम जितने भी बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक हैं वो मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन भी मौजूद रहेंगी एज अ ऑब्जर्वर के तौर पर। और यहाँ पर चयन होगा कि बीजेपी का विधायक दल का नेता किसे चुना जाएगा। ज्यादा जो चांसेस है वो लग रहा है कि सम्राट चौधरी को ही विधायक दल का नेता चुना जाएगा और एक बार फिर से वो बिहार में उप मुख्यमंत्री पद उन्हें मिल सकता है। तो कुछ ही देर के बाद जो बीजेपी कार्यालय में जो बीजेपी विधायक दल की बैठक है वो शुरू हो जाएगी। तमाम नेताओं के आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। केशव प्रसाद मौर्य भी बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं और बस प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का इंतजार हो रहा है और उनके आने के साथ ही जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी। जी, सोमू भी हमारे साथ बने हुए हैं। सोमू, अब बीजेपी की तो यहाँ पर बताया शिवम ने, अब जेडीयू की बात करें तो उनकी भी बैठक यहाँ पर होनी है। नीतीश कुमार को चुना जाना है ये तो यहाँ पर तय है, क्योंकि इतनी बार लोग विधायक नहीं बनते, इतनी बार वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, 10वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। तो जरा बताइए कि ये जो कैबिनेट होगी नीतीश कुमार की, इसमें जातीय समीकरण संतुलन कैसा बना हुआ यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि अब संभावित नाम भी सामने आने लग गए। बिल्कुल, देखिए यही सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जो पूरा विभागों का बंटवारा होना है उसमें उस तरह के नाम शामिल किए जाएंगे जो अलग अलग जो जातीय समीकरण है, सामाजिक समीकरण है और क्षेत्रीय समीकरण है, उन सबको साध पाएं और उसके जरिए एक ऐसा मंत्रिमंडल बने जो सभी समुदायों को संतुष्ट करता हो। इसी बात की कवायद चल रही है और इसीलिए बैठकों का इतना दौर चल रहा है। जो पूरा मंत्रिमंडल होगा उसमें किस तरह के लोग शामिल होंगे, इसके लिए एनडीए के तमाम नेता मिल करके बातचीत कर रहे हैं, ताकि ऐसा नहीं हो कि जो 2 अलग अलग समीकरण है वो एक ही पार्टी की तरफ से सधें, और इसलिए ये तमाम कोशिशें की जा रही हैं। सबसे अहम ये रहने वाला है कि गृह विभाग किसके पास रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे वक्त से गृह विभाग अपने पास रखते हुए आए हैं। जी, तो यहाँ पर सरकार गठन का जो फॉर्मूला है उसकी जो तस्वीर सामने आ रही है वो यहाँ पर आपको बता रहे हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी रिपीट हो सकते हैं यहाँ पर, और विधानसभा स्पीकर जो है वो बीजेपी के कोटे से होंगे। प्रेम कुमार यहाँ पर जो बहुत पुराने विधायक है, बहुत वरिष्ठ नेता है यहाँ पर, और उनको यहाँ पर विधानसभा का स्पीकर बनाया जाना है। दोनों उप मुख्यमंत्री जो हैं वो भी बीजेपी के कोटे से ही होने जा रहे हैं। तो शिवम हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। शिवम, यहाँ पर अब अगर मंत्रिमंडल की बात करें तो कितने मंत्री जेडीयू से होंगे और कितने मंत्री बीजेपी से होंगे?
की जो संभावना जताई जा रही है कि 14 मंत्री जो है वो जेडीयू कोटे से होंगे और 15 से 16 जो है वो बीजेपी कोटे से होंगे। और लोजपा रामविलास यानी कि चिराग पासवान की पार्टी को 3 मंत्री पद मिल सकता है, आरएलएम को 1 और जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी युवा मोर्चा को 1 मंत्री पद मिल सकता है। और कई जो चेहरे हैं वो रिपीट होंगे। सम्राट चौधरी जो है, जो जानकारी सामने आ रही है कि उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। विजय सिन्हा पे अभी जो सभी बातें जो है वो क्लियर नहीं हो पाई है कि विजय सिन्हा फिर से बिहार के उप मुख्यमंत्री बनते हैं या नहीं, पर कई जो चेहरे हैं वो रिपीट होंगे, जेडीयू कोटे से हो या फिर बीजेपी कोटे से हो। जी बिल्कुल शिवम, एक बात ये भी है कि इस बार का जो शपथ ग्रहण यहाँ पर है, इसको एक तरह से शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि बड़े स्तर पर तैयारियां हो रही हैं। तमाम बड़े बड़े नेता बीजेपी के और यहाँ पर शामिल होंगे शपथ ग्रहण में। जरा बताइए इसको लेकर कि किस तरह की यहाँ पर तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। जी, शपथ ग्रहण समारोह को लेकर और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही शिवम, हम लौटेंगे यहाँ पर। तो कल 11:30 बजे सुबह शपथ ग्रहण समारोह होगा और मुख्यमंत्री के साथ 20 मंत्री शपथ लेंगे। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। तो कल सुबह 11:30 बजे पटना में ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा और भव्य आयोजन किया जा रहा है। और जो नाम है, जो संभावित नाम है, वो भी अब यहाँ पर सामने आने लगे हैं, वो भी हम आपको यहाँ पर लगातार दिखा रहे हैं। इस बार बीजेपी कोटे से और जो जेडीयू है उनके सबसे ज्यादा मंत्री इसमें होंगे। जाहिर तौर पर उनके विधायक सबसे ज्यादा हैं। शिवम हमारे साथ हैं। शिवम, आप बता रहे थे तैयारियों को लेकर शपथ ग्रहण समारोह की, अब वक्त भी यहाँ पर सामने आ गया है। सुबह 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन ये एक बहुत बड़े स्तर पर होगा और इसमें तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ पर शामिल होंगी। जरा बताइए कि इसको शक्ति प्रदर्शन के तौर पर क्यों यहाँ पर देखा जा रहा है? क्योंकि अगले साल बंगाल में भी विधानसभा के चुनाव हो गए हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने बिहार में उनका परफॉर्मेंस जो है वो काफी ज्यादा अच्छा रहा। 202 सीटें जो है वो एनडीए के खाते में आई, जिसके बाद ही जो शपथ ग्रहण समारोह है उसका भव्य आयोजन जो है वो पटना के गांधी मैदान में किया गया है। और लगभग 1 लाख लोगों की आने की संभावना जो है वो गांधी मैदान में जताई जा रही है। खुद इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो भी शामिल होंगे। कई जो बड़े केंद्रीय मंत्री हैं वो भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। कल खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान का जायजा लिया, निरीक्षण किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया है कि जो सभी तैयारियां हैं वो समय कर लिया जाए, क्योंकि एक भव्य आयोजन जो है वो आयोजित किया जा रहा है। जी बिल्कुल शिवम, तो आप बने रहिए हमारे साथ। कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी यहाँ पर सामने आई है, वो भी सुनवाते हैं। जो होगा जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे आपको बताया जाएगा। जो होगा अच्छा होगा, बिहार आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, एनडीए मजबूत रहेगा। मुख्यमंत्री को लेकर तमाम नामों की चर्चा हो रही है, क्या नीतीश कुमार के नाम पर ही सहमति बन गई है? तो आपको मतलब भैया अमित शाह ने जो पहले ही स्पष्ट कर दिया था चुनाव के समय, तो उसमें क्यों कहाँ का सवाल ही नहीं उठता है। तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने पहले फाइनल कर दिया, तो उस पर तो मुझे लग रहा है सवाल नहीं उठने चाहिए। नहीं, आज 11 बजे जेडीयू विधायक दल की बैठक है और उसमें हम आदरणीय मुख्यमंत्री, हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी को जो प्रक्रिया होती है, तो प्रोसेस है, उनको नेता चुना जाएगा और फिर 3:30 बजे विधायक दल की, एनडीए विधायक दल की बैठक होगी सेंट्रल हॉल में, असेंबली में, और वहाँ एनडीए के विधायक दल में उनको नेता चुना जाएगा और शाम में फिर राज्यपाल महोदय से मिल करके सरकार फॉर्मेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो देखिए, अब इन पार्टियों के विधायक दल की बैठक यहाँ पर होनी है, उसके बाद फिर एनडीए की बैठक होगी और जो प्रक्रिया है उसके हिसाब से कल यहाँ पर सुबह में शपथ ग्रहण होना है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि बीजेपी कोटे से 9 मंत्री यहाँ पर बन सकते हैं और जेडीयू कोटे से 10 मंत्री हो सकते हैं। जो शपथ ग्रहण होगा कल, उसमें ये बात सामने आ रही है कि 20 मंत्री साथ में शपथ यहाँ पर ले सकते हैं। बिल्कुल, और जो सहयोगी पार्टियां हैं, एलजेपी से राजू तिवारी मंत्री हो सकते हैं, हमसे संतोष सुमन मंत्री बन सकते हैं और आरएलएम से स्नेहलता कुशवाहा भी मंत्री बन सकती है। सोमू हमारे साथ बने हुए हैं। सोमू, यहाँ पर किस तरह से जातिगत समीकरणों को साधा गया है ये भी समझाएं, क्योंकि जो सहयोगी दल हैं उनको भी यहाँ पर शामिल किया जा रहा है मंत्रिमंडल में, जैसा कि वादा था।
बिल्कुल देखिए, सहयोगी दलों से भी मंत्री बनाए जाएंगे और खासतौर पे 3 जो सहयोगी दल हैं, सबसे बड़ा दल उसमें से लोक जनशक्ति पार्टी है, जो चिराग पासवान की पार्टी है। जाहिर तौर पे उससे मंत्री अधिक होंगे, लेकिन फिलहाल क्योंकि कल जब शपथ ग्रहण होना है तो इस बात की संभावना अधिक है कि उनके कोटे से भी सिर्फ एक ही मंत्री शपथ लें, और उसके अलावा जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, उनसे उनकी पत्नी जीत कर आई ही स्नेहलता कुशवाहा, उनको मंत्री बनाया जा सकता है, इस बात की चर्चा है। वहीं संतोष सुमन दोबारा से मंत्री बन सकते हैं। तो इसके जरिए कोशिश इस बात की है कि इन दलों के जरिए भी सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश की जाए। एक ओबीसी, एक अगड़ी जाति से और एक जो दलित हैं उस समुदाय से मंत्री हो सकते हैं। तो जाहिर तौर पे एनडीए अपने सभी मंत्रियों का जो चयन कर रही है उसमें सभी दलों के साथ समन्वय बिठा करके एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश है जो अलग अलग जाति समीकरण को साधता हो, कोई क्षेत्र ऐसा ना हो जो अछूता हो, ताकि सबको समान हिस्सेदारी मिल सके। बिल्कुल, वो हिस्सेदारी की संभावना यहाँ पर दिख रही है, जिस तरह के संभावित नाम अब यहाँ पर सामने आ रहे हैं। लेकिन शिवम, अगर हम बात करें चिराग पासवान की पार्टी की, तो इस बात की चर्चा थी कि शायद वो इस बात की उम्मीद करें कि उनको मुख्यमंत्री का पद यहाँ पर दिया जाए, क्योंकि अच्छी खासी सीटें उनकी पार्टी की आई हैं। अब वो तो बीजेपी के यहाँ पर नजर आ रहे हैं बनते हुए उप मुख्यमंत्री, तो क्या मंत्री पद में भारी भरकम इस बार जो मंत्रालय है वो उनको दिया जा सकता है? ये जो संभावना पहले जताई जा रही थी कि लोजपा रामविलास को एक उप मुख्यमंत्री पद मिल सकता है, पर अब जो है वो जो बातें सामने निकल कर आई है कि भारतीय जनता पार्टी के ही 2 डिप्टी सीएम होंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लोजपा रामविलास का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा इस बार अच्छा रहा है विधानसभा के चुनाव में, तो उन्हें 3 मंत्रालय मिलना तो लगभग तय माना जा रहा है। 3 मंत्री पद जो है वो लोजपा रामविलास के कोटे से होंगे, और जो पोर्टफोलियो होगा वो भी काफी ज्यादा बड़ा देखा जा रहा है, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस, मैंने पहले भी कहा कि उनका परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा था। तो चिराग पासवान ये जरूर चाहेंगे कि जो 3 मंत्रालय हमें मिले वो बड़ा मंत्रालय हो। जी बिल्कुल शिवम, तो अब यहाँ पर ये भी बताएं कि किस तरह से जो बीजेपी के कोटे से मंत्री बनने जा रहे हैं उसमें जो नाम सामने आ रहे हैं, सम्राट चौधरी हैं, विजय सिन्हा है, नितिन नवीन है, इसमें किस तरह से यहाँ पर समीकरणों को साधा गया है? क्योंकि हम जानते हैं कि सोशल इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा रोल रहा है जब बीजेपी ने टिकटों का भी बंटवारा किया है। जी, सभी जाति और धर्म के लोगों को इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। पहले भी आपने देखा है कि सभी जाति के लोगों को मंत्री बनाया गया है। तो इस बार भी आशंका जताई जा रही है कि सभी कास्ट के लोगों को मंत्री बनाया जाएगा। अपर कास्ट के लोग हों या फिर दलित समाज के लोग हैं, उन्हें भी मंत्री बनाया जाएगा। साथ ही साथ अति पिछड़ा वर्ग के भी लोगों को इस बार मंत्री बनाया जाएगा। जी अच्छा सोमू, एक बात और है, क्योंकि महिलाएं बहुत चर्चा में थी इस बार के चुनाव में, उनके हक में उनके लिए बहुत सारे वादे तमाम पार्टियों ने किए थे, बीजेपी और जेडीयू ने भी किए थे। अब ये जो संभावित कैबिनेट नजर आ रही है जिसमें संभावित नाम अब सामने हैं, इसमें महिलाओं की कितनी हिस्सेदारी नजर आ रही है? बिल्कुल देखिए, इस बात पर खूब चर्चा हुई है कि महिलाओं की हिस्सेदारी जो है वो पिछले कैबिनेट के मुकाबले, पिछला जो मंत्रिपरिषद था उसके मुकाबले बढ़ाई जाए, कुछ और महिला मंत्रियों को शामिल किया जाए। और एक फॉर्मूले पर पहले ये भी डिस्कस हुआ है कि क्या एक डिप्टी सीएम जो है वो किसी महिला को बनाया जा सकता है। तो इन तमाम फॉर्मूलों पर विचार किया जा रहा है। देखिए, संभवतः ये आखिरी ऐसा चुनाव है जब आरक्षण की व्यवस्था महिलाओं के लिए जो है वह लागू नहीं है, लेकिन कोशिश इस बात की एनडीए की है कि वो हिस्सेदारी वो दिखा पाए। हालांकि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में वो बहुत हिस्सेदारी नहीं दिखी थी पिछले बार के मुकाबले, जरूर महिलाओं। इस बीच सोमू एक और खबर यहाँ पर बता दें, आपके पास पहुंचेंगे। पटना में सीएम आवास पर जेडीयू विधायक पहुंचे हैं। अब से थोड़ी देर में वहां पर विधायक दल की बैठक होनी है, जिसमें विधायक दल का नेता यहाँ पर चुना जाना है। संभावित तौर पर नीतीश कुमार को चुना जाएगा, और उससे पहले अब वहां पर विधायकों का पहुंचना यहाँ पर शुरू हो गया है। पटना में सीएम आवास पर जो विधायक है वो पहुंच रहे हैं। सोमू हमारे साथ हैं। सोमू, बताइए कौन कौन पहुंच गया अब तक? देखिए, जो विधायकों के पहुंचने का सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है, और काफ़ी विधायक जो है वो अब तक अंदर जा चुके हैं। मंत्री रहे अशोक चौधरी भी अंदर जा चुके हैं, जयंत राज अंदर गए हैं, नवीनगर से जो मौजूदा विधायक हैं चित्रानंद अभी वो उन्होंने अंदर प्रवेश किया है। तो कई सारे विधायक जो है वो अंदर जा चुके हैं। लेसी सिंह जो कि पूर्व मंत्री हैं, जो मौजूदा मंत्री हैं, वे भी अंदर गई हैं। तो जाहिर तौर पर विधायकों के पहुँचने का सिलसिला शुरू है। अब एक औपचारिकता के तौर पर, क्योंकि ये बहुत साफ है कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से नीतीश कुमार को ही अपना नेता चुना जाएगा, और उसके बाद एनडीए की विधायक दल की बैठक में भी उनके नाम पर ही मुहर लगेगी। तो महज औपचारिकताएं हैं, लेकिन क्योंकि एक पूरी प्रक्रिया है और उसी प्रक्रिया के लिए सभी
विधायक यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल शिवम, आप यहाँ पर बीजेपी दफ्तर के बाहर हैं, कौन कौन से नेता वहां पर पहुंच गए, क्योंकि वहां पर भी अब बैठक जो है वो शुरू होने वाली है और इस बैठक में क्या कुछ होने जा रहा है? जी, ऑब्जर्वर के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन पहुंच चुकी हैं बीजेपी कार्यालय। और यहाँ पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो या फिर विजय सिन्हा हो, दोनों नेता यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और लगभग सभी नवनिर्वाचित बीजेपी के जो विधायक हैं वो भी पहुंच चुके हैं। और कुछ ही देर में बीजेपी के अटल सभागार में जो विधायक दल की बैठक है वो शुरू हो जाएगी और उसमें पता चलेगा कि बीजेपी विधायक दल का नेता किसे चुना गया। जी शिवम, यहाँ पर ये भी बताएं कि महिला उप मुख्यमंत्री को लेकर भी लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। अभी सोमू भी उस बात का जिक्र कर रहे थे, क्या कुछ खबरें मिल रही हैं, क्योंकि जो महिला विधायक हैं वो भी यहाँ पर इस बैठक में पहुंच रही होंगी, किस तरह की अटकलें वहां पर चल रही हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि अगर आप 2020 की चुनाव को देखेंगे और उसके बाद जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ था और मंत्रिमंडल में जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था उसमें भी महिलाओं को भागीदारी मिली थी और उस वक्त रेणु देवी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो इस बार भी चांसेस लग रहे हैं कि एक महिला को उप मुख्यमंत्री पद जो है वो मिल सकता है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कोटे से ही होगी। तो सबसे ज्यादा जो प्रबल नाम है वो रेणु देवी का ही चल रहा है कि वो उप मुख्यमंत्री बन सकती है। जी बिल्कुल। अब देखिए चर्चाएं यहाँ पर हैं अदिति, अब किसके नाम पर मोहर लगती है यहाँ पर ये देखना होगा। लेकिन इस बीच ये जो इस बार का शपथ ग्रहण है ये बहुत भव्य यहाँ पर रहने वाला है। तो शिवम, गांधी मैदान ऐतिहासिक मैदान है पटना का, अब शपथ ग्रहण के लिए तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं, जरा बताइए किस तरह की तैयारियां हैं, कितने लोगों की वहां पर संभावना जताई जा रही है आने की और किस तरह का प्रोग्राम नजर आ रहा है? लगभग 1 लाख लोगों की आने की संभावना जो है वो शपथ ग्रहण समारोह में है, जिसकी तैयारी जो है वो अब जिला प्रशासन की तरफ से लगभग पूरी कर ली गई है। भव्य रूप से इस बार शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन जो है वो पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में किया गया है और ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम जो है बेहद ही खास होगा, क्योंकि इस शपथ ग्रहण समारोह में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा राज्यों के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, एनडीए राज्यों के जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। साथ ही साथ कई जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू शपथ ग्रहण समारोह को भव्य रूप में बना रही है। अच्छा सोमू, एक सवाल आप इस बारे में भी था मेरा कि देखिए इस बार की जो कैबिनेट होगी, इस बार की सरकार थोड़ा पिछली बार से अलग होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई बड़े भाई की भूमिका में नहीं होगा, दोनों पार्टियों के लगभग बराबर के यहाँ पर विधायक हैं और इसमें विपक्ष भी अगर देखें तो तेजस्वी इस बार विपक्ष के नेता बनने को तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं विधायक के तौर पर रहेंगे। तो ये किस तरह का इस बार का जो है वो नजर आ रहा है विधानसभा का स्वरूप? बिल्कुल, देखिए स्वरूप तो बदला ही रहेगा। पिछले बार विपक्ष काफी मजबूत स्थिति में था और इस बार महज 25 विधायक जीत करके आए हैं, सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के। और इसीलिए हमने वो तस्वीरें भी देखी कि जब बैठक चल रही थी विधायक दल की राजद की, तो एक बार तेजस्वी यादव ने ये कहा कि मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूं जो हार हुई है और इसलिए मैं ये चाहता हूं कि मैं इस पद पर ना रहूं। हालांकि उनको राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से विधायक दल का नेता चुना गया है और वही विपक्ष के नेता होंगे प्रक्रिया पूरी करने के बाद। लेकिन इतना जरूर है कि क्योंकि संख्या कम है तो उसका असर साफ तौर पर विधानसभा में भी देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से मंत्रिमंडल में इस बार कई नए चेहरे भी शामिल किए जा सकते हैं और खासतौर पे जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही है कि वो एक नई लीडरशिप तैयार करने की कोशिश करती है, तो इसलिए ये काफी अहम होगा कि कौन से वे नाम हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खासतौर पे नए रूप से शामिल किए जाते हैं। वहीं पर जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी इस बात की चर्चा है कि कई कुछ पुराने मंत्रियों को रिप्लेस किया जा सकता है। हालांकि जनता दल यूनाइटेड में बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं होगी भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले, लेकिन कुछ ऐसे नाम हैं जिनको बदला जा सकता है और उनकी जगह पर नए नाम शामिल किए जा सकते हैं। तो ये निश्चित रूप से एक नया स्वरूप मंत्रिमंडल का भी और विधानसभा में जब सिटिंग होगी तो उसमें भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर बिहार के बाद बंगाल फतेह करने की बात अब करता नजर आ रहा है। शपथ ग्रहण समारोह में तैयारियां भी अब जोर शोर से चल रही है। 1 लाख लोगों के आने की बात यहाँ पर कही जा रही है। कल पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर शिरकत करने जा रहे हैं। सोमू, जब हम पटना के गांधी मैदान की बात करते हैं, शिवम आपके पास मैं आऊंगी यहाँ पर कि इससे पहले नीतीश कुमार के जो शपथ ग्रहण समारोह हुए हैं वो बहुत ज्यादा इस तरह के भव्य आयोजन नहीं हुए।